हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि हमारी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से है। इसमें हम आज 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला तो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। दूसरा हमारे सिलेबस में है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तीसरा है पेटेंट एंड फोर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये हमारे चैप्टर नंबर 15 का ही टॉपिक है। ये टॉपिक्स न्यू इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, इसलिए इन टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन का मतलब है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो उसको अगर अपनी वो जो न्यू ड्रग उसने बनाई है एंड उसको अगर सेल करना है और मार्केट में अगर उसको लॉन्च करना है, तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका? FDA का, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है और उसने अगर कोई न्यू ड्रग बनाई है तो उस न्यू ड्रग को सेल्स करने के लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड वो जो प्रोसेस होता है अप्रूवल का, उसी को हम बोलते हैं न्यू ड्रग अप्रूवल, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें अप्रूवल वो किससे लेगा? 2 अथॉरिटी हैं, या तो यूएस एफडीए से। अगर उसको मान लीजिए कि आउट ऑफ इंडिया अगर सेल करना है तो उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड इंडिया में भी अगर उसको सेल करना है तो उसको CDSCO से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया की जो अथॉरिटी है दैट इज द CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स की है USFDA। तो इन दोनों अथॉरिटी से उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो अपनी न्यू ड्रग को सेल कर पाएगा। एंड इसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी भी आप बोल सकते हैं अथॉरिटी के, कोई भी न्यू ड्रग को सेल नहीं किया जा सकता है। अब इस न्यू ड्रग एप्लीकेशन में रहता क्या है, आखिर बेसिकली चीज़ क्या रहती है? तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो सबसे पहले एक कंप्लीट डाटा बनाता है, या जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेक्निकल डॉक्यूमेंट, या इसको हम बोलते हैं डोजियर। ठीक है, अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जाएंगे तो इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं, इस एप्लीकेशन पूरे को हम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को, डोजियर। अब डोजियर क्या होता है? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उस ड्रग की। उस डोजियर में उस ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव केमिस्ट्री, कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, या फिर वो कितने टेम्परेचर पे रेजिस्ट कर सकता है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, उसकी उसकी फिजियोलॉजी क्या है, सॉरी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। एंड इसके बाद उसमें प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज के रिजल्ट्स, राइट। प्री क्लिनिकल किस पे किया जाता है? एनिमल्स पे। एंड क्लिनिकल स्टडीज किस पे किया जाता है? ह्यूमंस पे। तो ये सारा डाटा, अब वो ड्रग अगर प्री क्लिनिकल में पास हुई है तभी वो क्लिनिकल स्टडीज में जाएगी, और अगर वो प्री क्लिनिकल में पास नहीं हुई है तो वो क्लिनिकल स्टडीज में नहीं जाएगी वो ड्रग। तो अगर वो ड्रग अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को पास कर लेती है एंड क्लिनिकल स्टडीज़ को भी पास कर लेती है, तब जा कर के वो ड्रग हमारी कंप्लीट, हम उसको USFDA से अप्रूवल ले सकते हैं कि भाई हमें अब ये ड्रग को सेल करना है। क्योंकि जब तक वो ड्रग हमारी प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज़ को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक उस ड्रग के लिए हमें अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक CTD बनता है जिसको हम बोलते हैं डोजियर, जिसमें कि उस ड्रग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, उसकी केमिस्ट्री के बारे में, उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में। जो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, द डाटा गैदर्ड इन द डोजियर ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमल स्टडीज, को मैंने बोला प्री क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है, एंड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का एंड एनिमल क्लिनिकल ट्रायल का जो भी डाटा होगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जब कोई ड्रग का सारा डाटा ये मिल जाता है एंड सारे डाटा को वो अपने आप बोल सकते हैं कि पास कर जाती है, कि अगर वो अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में पास हो गई एंड अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में पास हो गई, तभी वो पर्सन या वो जो मैन्युफैक्चरर है
वो एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। अगर वो ड्रग दोनों में से किसी भी एक ट्रायल में पास नहीं होती है तो वो मैन्युफैक्चरर उस ड्रग को अप्रूवल के लिए नहीं भेज सकता, राइट ना। सो यहाँ पे जो ड्रग है हमारी वो प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज को पास कर जाती है, तब जाके उस ड्रग को अप्रूवल के लिए यूएस एफडीए से एंड सीडीएससीओ से अप्रूवल लिया जाता है कि क्या अब हम इस ड्रग को सेल कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को हमने बोला न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब इसके बाद क्या होता है कि जब एप्लीकेशन दे दिया तो अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं ना हमारी, जैसे कि द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इवेलुएट द सीटीडी। सीटीडी का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डाटा जो अभी हमने गैदर्ड किया है ना, जिसको हम डोजियर बोल रहे हैं, क्रिटिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट, उसको इवेलुएट करेगी, उसको रिव्यू करेगी। भाई जो भी आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उसमें डाली है कि नहीं, उसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, उसका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल क्या है, वो क्लिनिकल ट्रायल में पास हुई है कि नहीं, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं, वो यूज़फुल है या नहीं है, ये सारा रिव्यू करने के बाद ही, और वो ड्रग सेफ है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखा जाता है उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो कितना है। रिस्क बेनिफिट रेशियो का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि वो रिस्क ज़्यादा करती है और बेनिफिट कम करती है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उस ड्रग को देखेंगी, उनके बेनिफिट्स को एनालाइज करेंगी। इसमें मैंने बोला ना कि वेदर द बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग आउटवे द रिस्क। जो ड्रग का बेनिफिट है वो रिस्क से ज़्यादा है या नहीं, तभी जा करके, और उसकी जो लेबलिंग है, जो ड्रग की प्रपोज्ड लेबलिंग है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो सस्पेंशन है तो उसमें अप्रोप्रिएट लेबलिंग में लिखा है ना कि शेक वेल बिफोर यूज़, या फिर अगर वो एक मान लीजिए कि सिरप है तो उसमें, या फिर वो मान लीजिए कि कोई इन्हेलर है तो उसमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज किया जाता है, राइट। एंड इसके बाद से किस मेथड से वो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, whether the method used in manufacturing the drug, the control used to maintain the drug quality, जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज हुआ है उससे ड्रग की क्वालिटी मेंटेन हुई है कि नहीं। वैसा ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में बहुत अनहाइजीनिक तरीके से उस ड्रग को बनाया गया हो जिससे वो ड्रग कंटामिनेटेड हो चुकी है। तो ये सारा डाटा हमारा एक जगह कंपाइल होता है, एक क्रिटिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम डोजियर बोलते हैं। एंड यही डाटा हमारा एज ए एप्लीकेशन के फॉर्म में जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको सबमिट किया जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यूएसएफडी एंड सीडीएसयू। पहले अगर इंडिया में बनी है तो सीडीएसयू पहले उसको अप्रूव करेगा। जब तक सीडीएसयू उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक यूएसएफडी उसको अप्रूव नहीं करेगा। भाई कि जिस कंट्री में आप बना रहे हो अगर वो ड्रग उस कंट्री में ही वैलिड नहीं है तो आप दूसरी कंट्री में कैसे भेज सकते हो। तो अगर इंडिया में बनी है तो पहले सीडीएसयू उसको आप बोल सकते हैं रेगुलेट करेगा या अप्रूव करेगा, एंड देन फिर वो जो पर्सन है उसको यूएसएफडी के लिए अप्रोच करेगा कि भाई हम आउटर इंडिया में भी उस ड्रग को सेल कर पाए, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है, ये एप्लीकेशन सबमिट की जाती है रेगुलेटरी बॉडीज को, किस लिए, फॉर द रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। जो भी मैन्युफैक्चरर जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है तो उसको ये एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एंड कोई भी जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट हमको पता है कि इसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है एज द ब्रांडेड ड्रग, है ना। फॉर एग्जांपल अगर सन फार्मा ने जो ड्रग बनाई है पैरासीटामोल, तो वही पैरासीटामोल का कंपोजिशन जो जेनरिक वर्जन बना रहा है वही रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि भाई जिन्होंने न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाया है, जिन्होंने उसको रिसर्च किया है, उनकी वो ड्रग कॉस्टली रहेगी क्योंकि उन्होंने उसमें अपने ईयर्स लगाए हैं, अपना मनी लगाया है उस ड्रग को सिंथेसाइज करने में, एंड ईयर्स लगाए हैं। तो इसलिए कि भाई जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उन्होंने अपनी मार्केटिंग करके या आप बोल सकते हैं कि R&D करके न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाया, एंड जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसी मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो उनका R&D का पैसा बच जाता है, जो ईयर्स हैं, जो ईयर्स में जो पैसा गया, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि जो R&D में जो पैसा गया वो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट बनाने में बच जाता है।
इसलिए जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे वो चीप कॉस्ट के होते हैं। तो जिन पर्सन को जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट बनाना है उनको मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको फार्मूला पता है एंड वो उस ड्रग को बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो इस जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एप्लीकेशन लगता है दैट इज़ अ एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है ना। एंड वो जो ड्रग होगी वो हमेशा याद रखना है कि ब्रांडेड ड्रग से सेम होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी में, उसकी सेफ्टी में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अंतर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नाम में अंतर, नाम भी आप बोल सकते हैं कि जो ब्रांड नेम है वो अंतर होगा, बाकी ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम होता है। अंतर सिर्फ ब्रांडेड एंड जेनरिक में यही होता है कि जो ब्रांडेड होते हैं उन्होंने R&D करके उस न्यू ड्रग को सिंथेसाइज किया है, इसलिए वो कॉस्टली होती हैं। एंड जेनरिक उन्होंने उस पर R&D नहीं किया है, इसलिए उनके पैसे बच चुके हैं, इसलिए उन्होंने उस ड्रग को चीप कॉस्ट में रखा है ताकि उनकी सेल्स हो जाए, राइट ना। सो यही बस अंतर होता है। So ANDA can be submitted only after the expiry of the patent of the branded drug। हाँ, ये भी important है। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल कि सन फार्मा ने पैरासीटामोल बनाई भी कैसे, उसने न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, उसने उस पर रिसर्च किया, क्लिनिकल ट्रायल्स किए, आप बोल सकते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज की, ये सारा करके 15 साल लगा करके, पैसा लगा के उसने एक न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाया। अब जब वो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसको पेटेंट कराएगी, भाई मैंने इतने साल पैसा लगा करके एक न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाया है, तो अभी मैं इसको अपना नाम दूंगा एंड इसको मैं पेटेंट करूंगा कि भाई मैंने बनाया है, ठीक है। तो जो जेनरिक वाले हैं वो तब तक उस ड्रग को नहीं बना सकते, वो फार्मूला नहीं ले सकते जब तक कि पेटेंट का जो ईयर है वो खत्म ना हो जाए। तो जब तक पेटेंट ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब जा करके ही उस ब्रांडेड ड्रग का जेनरिक वर्जन बन सकता है, ठीक है ना। So, generic drug application are the term abbreviated because they do not include preclinical and clinical data to establish the safety and effectiveness. Okay. So, generic applicant must scientifically demonstrate that their product is clinically bioequivalent to the branded drug। बस इतना ही होता है कि जो generic drug product जो बना रहे हैं उनको साइंटिफिकली ये प्रूव करना रहता है कि जो उन्होंने ड्रग बनाई है वो ब्रांडेड से बायो इक्विवेलेंट है। बायो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भाई दो ड्रग हैं, उनका जो डोज है वो सेम है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, एंड जब हम उनको देते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी सेम आए। यानी कि मान लीजिए कि अगर सन फार्मा ने जो पैरासीटामोल बनाई एंड किसी स्मॉल स्केल ने जेनरिक वाले ने वो पैरासीटामोल बनाई, तो दोनों की ही बायो अवेलेबिलिटी सेम हो, इसका डाटा उनको उस जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट वाली कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि भाई नहीं, जो हमने भी जो ड्रग बनाई है वो सेम इफेक्टिव है, सेम उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। दोनों ड्रग को कंपेयर करके अगर हमने देखा कि दोनों की स्टडीज बराबर आ रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। जब दो ड्रग जो होती हैं वो सेम बायो अवेलेबिलिटी देती हैं एंड उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म सब कुछ सेम होता है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है, तो इसी को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। एंड ये जो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये हमारे CDSCO के थ्रू होता है कि जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि भाई मैं अपनी जो ड्रग है वो हमारी बायो इक्विवेलेंट है, तो CDSCO बोलता है कि भाई क्या प्रूफ है, तो बोलता है कि BAB स्टडीज़ करवा लीजिए। तो फिर CDSCO उस ड्रग की ब्रांडेड वाले से बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ परफॉर्म करवाता है अपनी लेबोरेटरी में, चेक करने के लिए कि भाई जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इतना ही डाटा जेनरिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को प्रूव करना पड़ता है। भाई जब तक क्लियर नहीं होगा कि भाई दोनों बराबर है तब तक उनको जेनरिक प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको अवेलेबिलिटी या आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन नहीं होगा सबमिट, ओके ना। सो इसी को बोलते हैं जेनरिक एप्लीकेंट मस्ट साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट दैट their प्रोडक्ट इज clinically bioequivalent। Okay, now come to the next, that is a patents। patents क्या होता है? पेटेंट्स का मतलब है अधिकार, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, राइट्स नहीं, मतलब एक अधिकार। अधिकार इन द सेंस क्या
कि किसी पर्सन ने कोई न्यू इन्वेंटिव चीज़ या इनोवेटिव चीज़ डिस्कवर किया या उसको इन्वेंट किया या उसने एक आइडिया लेकर के आया एंड उसने उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाया या कोई कंपोजिशन बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो नया था एंड जो काफ़ी यूज़फुल है। सो अब जिस पर्सन ने अपने आइडियाज़ लगा करके, अपने इनोवेशंस लगा करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, भाई उसको कुछ तो राइट मिलना चाहिए ना, उसको कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। सो पेटेंट के फॉर्म में एक, आप बोल सकते हैं, एक राइट दिया गया है कि भाई जिसने भी वो प्रोडक्ट बनाया है 20 साल तक वो उस प्रोडक्ट को अपने जो भी इसने सब्सटेंस बनाया है, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है, उसको सिर्फ वही 20 साल तक सेल कर सकता है एंड 20 साल तक वो अपने उस फॉर्मूला को डिस्क्लोज नहीं करेगा। मतलब 20 साल तक उसको यह आज़ादी होती है कि भाई तुमको जितना पैसा कमाना है अपने इस प्रोडक्ट से तुम कमा सकते हो, किसी को वो फॉर्मूला हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ताकि कोई दूसरा उस फॉर्मूले को यूज़ करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी मार्केटिंग ना कर सके। तो इससे जिसने बनाया है उसको मोटिवेशन मिलता है एंड वो उसको एक अच्छी खासी, आप बोल सकते हैं, उसकी मार्केटिंग या उसको प्रॉफिट हो जाता है। सो पेटेंट क्या है? एक राइट है ना। सो पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट है ना, उसने एक राइट दिया है कि जो भी इन्वेंटर है, राइट, जिसने भी जो चीज़ इन्वेंट की है, उसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक उस सब्सटेंस के लिए एक, बोल सकते हैं कि, बेनिफिट मिलेगा एंड वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक उस सब्सटेंस के फॉर्मूला को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकता ताकि कोई और उस फॉर्मूले को यूज करके या उसके इन्वेंटिव या उसके इनोवेटिव आइडियाज को कॉपी ना कर सके। ठीक है ना। द पेटेंट होल्डर कैन मैन्युफैक्चर, मार्केट, लाइसेंस और सेल। अब वो जो पेटेंट होल्डर है वो उस ड्रग को बनाएगा, उसको मार्केट करेगा, उसको सेल करेगा। ये सारे लॉ उसको दिए जाते हैं कि भाई सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी और के पास हम नहीं डिस्क्लोज करें, क्योंकि तुमने इसको इन्वेंट किया है। सो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक पेटेंट जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वो जो इनोवेटर है अपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर सेल कर सकता है। यही है पेटेंट का राइट। अब लेकिन जैसे ही जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा, राइट ना, एक्सपायर, देखिए जो वैलिडिटी है पेटेंट की इंडिया में वो 20 ईयर्स की है। पहले ये 10 ईयर्स की थी लेकिन अब ये 20 ईयर्स की हो गई है। सो इन्वेंशन जैसे ही अब 20 ईयर्स के बाद का हो जाएगा तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाएगा कि भाई अब वो पब्लिक में वो फार्मूला डिस्क्लोज हो जाएगा, ताकि अब कोई भी पर्सन उस फॉर्मूले के बेसिस पे या उस आइडिया के बेसिस पे चीज़ों को बना सके, इनोवेट कर सके। ठीक है ना। सो द इन्वेंशन फॉल्स इनटू द पब्लिक डोमेन एंड एनीबडी कैन यूज इट विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेंटर। एंड अब कोई भी पर्सन बिना जो ओरिजिनल इन्वेंटर है उसकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को बना सकता है, मार्केट कर सकता है एंड सेल कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन वट कैन बी पेटेंटेड, अब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ लगा करके हम बोल दें कि भाई ये हम पेटेंट करवाना चाहते हैं या ये हमारा फॉर्मूला है या हम ये पेटेंट करवाना चाहते हैं। नहीं, कुछ लीगल है तरीके कि भाई आप क्या क्या चीज़ें पेटेंट करवा सकते हो या आप क्या पेटेंट आपको करवाना है, राइट ना। जैसे कि जो इन्वेंशन है या तो एक प्रोडक्ट हो, ठीक है, कोई भी आपने नया प्रोडक्ट बनाया, या एक ऐसा प्रोसेस हो जो कि न्यू प्रोसेस हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक ड्रग न्यू बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेटफॉर्मिन, ठीक है ना। तो ये जो मेटफॉर्मिन है ये एक न्यू ड्रग मैंने बनाई डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक न्यू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस पेटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई उसको जो कंपनी उसको जिस तरीके से बना रही थी, मैंने क्या किया कि उसको एक अलग तरीके से बना दिया, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो इनोवेटिव था, एक अलग तरीके से, प्रोडक्ट वही है लेकिन वो प्रोसेस, तो वो प्रोसेस भी पेटेंट हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट, ठीक है ना। या तो प्रोडक्ट जो है वो न्यू होना चाहिए या उसके बनाने का प्रोसेस जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, दैट इज न्यू
इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है ना, ताकि और वो इंडस्ट्री में उसका यूजफुलनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी चीज़ उठा करके जिसका कोई यूजफुल नहीं है एंड वो भी हमने बना के पेटेंट करवा ले कि इनोवेटिव है, ऐसा नहीं, उसका कुछ यूजफुलनेस होना चाहिए। सो द पेटेंट इट शुड बी नॉवेल, यानी कि न्यू होना चाहिए। इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप, ठीक है ना, एक नया इनोवेटिव या इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, ठीक है, जो पहले ना हुआ हो। एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एंड उसका इंडस्ट्रियल एरिया में उसका कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस पेटेंट होने लायक होगा, ठीक है। अब भाई गवर्नमेंट ने एक और बोला है कि आप क्या क्या चीज़ें पेटेंट नहीं करवा सकते। So what type of inventions are not patentable in India? कौन से inventions इंडिया में patentable नहीं हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। Substance obtained by mere admixture results only in the aggregation of the properties, मतलब कि क्या कि हमने दो मॉलिक्यूल बनाए और उनको मिक्स कर दिया, बनाए भी नहीं, दो मॉलिक्यूल हैं पहले से बनाए हुए एंड उनको मिक्स कर दिया, उनका एक एडमिक्सचर बना दिया, तीन कंपोनेंट हमको दिखे, तीनों को हमने बना दिया मिक्स करके, बोल दिया कि भाई ये एक न्यू मिक्सचर बन गया, अब इसको पेटेंट करवा दो। तो ऐसा कोई एडमिक्सचर जो है वो पेटेंटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। देयर ऑफ द कंपोनेंट देयर ऑफ और द प्रोसेस और प्रोड्यूसिंग सच सब्सटेंस, और वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने तीनों चीज सब्सटेंस को मिलाया बनाया, वो भी प्रोसेस जो है वो पेटेंट नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हर दूसरा पर्सन जो है केमिस्ट्री की लैब में दो तीन चीज़ों को मिला करके लेके आएगा और बोलेगा कि भाई इसको पेटेंट करवा दो। तो ये सब चीज़ें पेटेंट नहीं होंगी। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब जिससे हम खेती करते हैं, धान गेहूँ ज्वार बाजरा, हॉर्टिकल्चर जिसमें कि हम फ्रूट्स वगैरह को की खेती करते हैं। तो किस मेथड से कर रहे हैं, ये मेथड भी प्रोसेस या ये मेथड भी पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि खेती या हॉर्टिकल्चर किसी भी प्रोसेस से किया जा सकता है, ठीक है। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल सर्जिकल क्यूरेटिव प्रोफाइलेक्टिव और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी प्रोसेस फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स टू रेंडर देम फ्री ऑफ डिजीज, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया प्रोसेस हाँ जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो प्रोसेस पेटेंट नहीं होगा। यानी कि आप किस तरीके से क्योर कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि एनिमल को किस तरीके से डिजीज फ्री कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस पेटेंट नहीं होंगे। क्या होगा कि हाँ आपने कोई न्यू ड्रग निकाली जो पहले नहीं थी एंड उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, वो ड्रग भाई पहले मार्केट में नहीं थी, उसका हमें आप उससे कोई नई डिजीज ट्रीट हो जा रही है, तो ये जो ड्रग है वो पेटेंटेबल है। लेकिन आप ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, आप सर्जरी करके कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये प्रोसेस पेटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम है बनाई है, या आप बोल सकते हैं कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्राम है या बिजनेस है, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, विच सब्सटेंस व्हाट टाइप ऑफ इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो पेटेंटेबल नहीं है, अ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है ना, यानी कि कोई भी आपने पेंटिंग किसी भी तरीके से बना दी और उसको बोले कि ये मेरी पेंटिंग को पेटेंट कर दो, कोई म्यूजिक का कंपोजिशन बनाया न्यू कंपोजिशन, उसको बोल दो कि पेटेंट कर दो, तो ये सब चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है। एंड मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम इज नॉट पेटेंटेबल, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने ज़रूरी हैं, नहीं तो दुनिया में हर एक पर्सन के पास अपना एक पेटेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। सो हाउ टू फाइल अ पेटेंट इन इंडिया, क्या क्या तरीके हैं जिनसे फाइल पेटेंट, जो पेटेंट फाइल करने का तरीका क्या क्या है। एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मेड बाय द पर्सन क्लेमिंग बी द ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर, सबसे पहले तो उसको ये भी क्लेम करना पड़ेगा कि भाई मैं ही फर्स्ट इन्वेंटर हूँ, मैंने उसकी किसी भी सब्सटेंस से या किसी प्रोडक्ट से कॉपी नहीं किया है,
मेरा जो प्रोडक्ट है वो कॉपी नहीं है, आई एम द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन, ओके। एंड उसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। क्या क्या स्पेसिफिकेशन? जैसे कि टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, कि भाई क्या इन्वेंट किया, राइट, उसका टाइटल क्या है, क्या आप इन्वेंट कर रहे हो, क्या कौन सा मॉलिक्यूल है। फील्ड टू विच इन्वेंशंस बिलोंग, किस फील्ड से वो इन्वेंशन बिलोंग करता है, या आप बोल सकते हैं मेडिसिन से बिलोंग करता है, या किस फील्ड से बिलोंग करता है। बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जो इन्वेंशन का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपने क्यों बनाया, आप उसका रीज़न क्या है, या आप उससे क्यों मतलब आपको वो आइडिया क्यों आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन, किस तरीके से आपने वो मतलब इन्वेंशन किया, क्या प्रोसेस क्या है, हमें भाई एक एक स्टेप जानना है कि आपने तरीका क्या था आपको उस सब्सटेंस को इन्वेंट करने का। सपोर्टिंग डाटा, जो भी आपके पास टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप ऑफ द इन्वेंशन, की जो भी इन्वेंटर है उसकी तरफ से डिक्लेरेशन फॉर्म कि भाई ये सब्सटेंस मैंने ही बनाया है, इसके सारे प्रोसेस हैं, इसकी एक खासियत है, और मैं जो है पेटेंट फाइल करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है वो एक रिक्वेस्ट डालेगा कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होता है ना पेटेंट ऑफिस का, उसको एक एप्लीकेशन डालेगा। एंड कंट्रोलर क्या करेगा, एक एग्जामिनर को अपॉइंट करेगा, एंड उसको ही ये पेटेंट को फॉरवर्ड करेगा, एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन है ना पेटेंट की, उसको फॉरवर्ड करेगा। एंड अगर वो उसको लगा कि भाई जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल है फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, ठीक है ना, तभी पेटेंट को ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि जो पेटेंट जो फाइल है वो ऐसी ही है, कुछ भी उठा करके डाल दिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई इंडस्ट्रियल वैल्यू नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका पेटेंट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। द ग्रांटेड पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। सो जैसे ही अगर उसका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा तो उसको 20 ईयर्स की ग्रांट मिल जाएगी कि भाई वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ओके। सो ये रहा हमारा, इसमें एक टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में इन्वॉल्व किया है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, बट वो लास्ट में मैंने इसमें पुट डाउन नहीं किया है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पुट ऑन करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी 2 दिन बाद डालने वाली हूँ, आपके जो लॉ एंड एथिक्स का जो पेपर है उससे 2 दिन पहले ही मैं वो वीडियो पुट ऑन करने वाली हूँ, ठीक है ना। सो उस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें मैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बारे में समझाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें पुट ऑन नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।